मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह हमारे पृथ्वी की सबसे नजदीक और सौर मंडल का सबसे छोटा प्लैनेट। मर्क्यूरी हमारे धरती से लगभग 102 मिलियन यानी 10 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। मर्क्यूरी हमारे पृथ्वी का इतने पास होते हुए भी इसको आखिर में एक्सप्लोर किया गया था, परंतु फिर भी हमें मर्क्यूरी में स्पेसक्राफ्ट को भेजने में काफी वक्त लग गया। जी हाँ, 20 जुलाई 1969 पहली बार मनुष्य ने चांद पर कदम रखा। परंतु क्या आप जानते हैं, उस समय जब हम चांद में सफलतापूर्वक इंसान को भेजने के लिए बन चुके थे, तब हमारे पास नेपच्यून से करीब 50 गुण नजदीक मर्क्यूरी के ऑर्बिट तक जाने की कोई कैलकुलेशन नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं आज का इस वीडियो में। असह्य धूप को झेलते हुए ये बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी सूर्य से करीब 5 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर, हमारी धरती सूर्य से करीब 14 करोड़ 96 किलोमीटर दूर, यानी सूर्य का मर्क्यूरी का डिस्टेंस से 2 गुना से भी ज्यादा। मर्क्यूरी का अस्तित्व बहुत सारे प्राचीन का इतिहास में भी पाया गया है। हिंदू माइथोलॉजी में मर्क्यूरी को बुध ग्रह का नाम दिया है और हमारे हिंदू पुराण में मर्क्यूरी को कई नाम से सांकेतिक किया गया है, जैसे बुध, सौम्य, रोहिण्य। पर क्या आप जानते हैं, बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है और सौरमंडल का बाकी सारे ग्रह की तुलना में सूर्य का चारों ओर इसका ऑर्बिटल पीरियड सबसे छोटा है। यानी बुध ग्रह का एक साल सौरमंडल की सब ग्रह की तुलना में सबसे छोटा है। मर्क्यूरी का एक साल पृथ्वी की 88 दिन के बराबर है। परंतु इस ग्रह का सबसे अजीब चीज है इस ग्रह का एक दिन। मर्क्यूरी अपना ऑर्बिट में बहुत ही धीमी गति से घूमता है, इतनी धीमा कि इस ग्रह का एक दिन इसका एक साल से भी बड़ा होता है। मर्क्यूरी का एक दिन पृथ्वी का 176 दिन का बराबर होता है, यानी इस ग्रह का एक दिन इस ग्रह का 2 साल से भी ज्यादा होता है। साल 1974 से पहले हमारे पास इसके करीब जानने के लिए कैलकुलेशन नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इस ग्रह पर जानना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों था? इसके पीछे मुख्य 2 कारण थे। पहला, मर्क्यूरी का छोटा आकार और दूसरी इसका सूर्य के नजदीक होना, जिसके कारण इसका नजदीक जाना थोड़ा मुश्किल था। किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए एक्यूरेट स्पीड, टाइमिंग और एंगल की जरूरत होती है। अगर सब कुछ पूरी तरह ठीक रहा तभी हम प्लैनेट के ऑर्बिट तक जा पाएंगे, अन्यथा एक छोटा सा भी गलती से हमारा स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग को मिस कर सकती है। इसके लिए किसी भी मिशन को शुरू करने पहले उस मिशन को मैथमेटिक कैलकुलेशन के जरिए हल किया जाता है, ताकि हम पक्की तौर पर मिशन को सुनिश्चित कर सके। 3 नवंबर 1973 को नासा ने लॉन्च किया मैरिनर 10, एक ऐसा रोबोटिक स्पेस प्रोब को जिसका मिशन था मर्क्यूरी और वेनस के ऑर्बिट में फ्लाईबैक करना। इस मिशन से हम मर्क्यूरी के बारे में ज्यादा डाटा कलेक्शन नहीं कर पाए थे। मैरिनर 10 करीब 3 बार मर्क्यूरी के बगल से गुजरा। इस मिशन से हम सिर्फ मर्क्यूरी का 40% हिस्सा पढ़ पाए थे, वो भी लोअर रेजोल्यूशन में। और मैरिनर 10 के जरिए हम पहली बार मर्क्यूरी को करीब से देखा। मर्क्यूरी का सरफेस ठीक हमारे चांद का सरफेस जैसा दिखता है। अगर आप इसका सतह पर उतरोगे तो बिल्कुल ये आपको चांद का समान लगेगा, परंतु आप यहाँ उतर नहीं सकते। आखिर क्यों? क्योंकि दिन के समय इसका सतह पर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में ये तापमान गिरकर 170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मैरिनर 10 के जरिए हमने मर्क्यूरी के बारे में बहुत कुछ जाना, परंतु इसके द्वारा मिला डाटा हमारे लिए काफी नहीं था, जो कि ये एक फ्लाईबैक मिशन था। इस वजह से हमको ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला और इस कारण 3 अगस्त 2004 को लॉन्च किया गया मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को डेल्टा 2 रॉकेट के जरिए। मैसेंजर यानी मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रैंकिंग। मैसेंजर खास मर्क्यूरी पर किया जाने वाला पहला मिशन था। 18 मार्च 2011 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली मर्क्यूरी की ऑर्बिट में पहुंचा और 2012 तक इसने अपनी प्राइमरी मिशन को पूरा कर लिया। परंतु इसके बाद मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल बचा हुआ था। इस कारण से 2 बार इसके मिशन को और बढ़ा दिया गया और फिर 30 अप्रैल 2015 को इस स्पेसक्राफ्ट को मर्क्यूरी के सतह पर टकराकर मिशन को अंत कर दिया गया। मैसेंजर के मदद से हमने मर्क्यूरी का 90% ही पढ़ा और हमें कई ऐसा बात पता चली जिसने साइंटिस्ट को चौंका दिया। हमें पता चला कि मर्क्यूरी का कोर इसके आकार की तुलना में काफी बड़ा है,
जो कि बहुत अजीब बात है। इतनी छोटे प्लैनेट के पास इतना बड़ा कोर हो ही नहीं सकता। इसमें वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद मरक्यूरी पहली एक बड़ा प्लैनेट था और किसी दूसरी पिंड के साथ इसका कोलिजन के कारण इसका अधिकांश भाग क्षय हो गया। मरक्यूरी के पास भी अपनी पतली वायुमंडल है और एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी है, परंतु इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये सूर्य से आने वाले सोलर विंड से इसको बचा सके और इसके कारण मरक्यूरी का आसमान हमेशा रंग बेरंग ऑरोरा से भरा होता है, क्योंकि सन का चार्ज्ड आयरन पार्टिकल्स मरक्यूरी एटमॉस्फेयर में मौजूद सोडियम गैसेस लगातार जला रहा होता है। मरक्यूरी और वेनस दोनों को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि ये दोनों स्टार्स नहीं बल्कि प्लैनेट है, पर सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ये दो प्लैनेट हमको छोटे छोटे दिखते हैं और इस वजह से इनको ये नाम मिला। मरक्यूरी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमको हमारी सूर्यमंडल की संरचना के काफी जानकारी देती है। और मरक्यूरी को और अच्छे से पढ़ने के लिए 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट को। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा, असल में ये दो सैटेलाइट है, MPO और MMO। MPO यानी मर्क्यूरी पेरिटर ऑर्बिटर और MMO मर्क्यूरी मैग्नेटोस्फीयर ऑर्बिटर। ये स्पेसक्राफ्ट 2025 तक मर्क्यूरी के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा और दोनों सैटेलाइट मर्क्यूरी की ऑर्बिट में आकर अपना काम शुरू कर देंगे। भले कि मर्क्यूरी सूर्य की सबसे नजदीक है, परंतु बेहद पतली वायुमंडल के कारण ये सूर्य की गर्मी को पकड़ कर नहीं रख पाता। साल 2025 के अंत तक बेपी कोलंबो मर्क्यूरी की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और हमारे मर्क्यूरी के बारे में और भी डिटेल्स जानकारी मिलेगा। तो तब तक आप वेट करो और उन जानकारी को मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका कीमती समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद।